नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ, एक नई सूचना के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल से या उसे देख ही लिया होगा कि किस विषय पर मैं आज बात करने जा रहा हूं। तो आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वह सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि लगभग 40,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति किस तरह से बड़ी ही आसानी से प्राप्त की जा सकती है। 40,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति किस तरह से बड़ी ही आसानी से प्राप्त की जा सकती है। कहने से तात्पर्य और यह छात्रवृत्ति जो है 5 वर्ष तक आपको मिलने वाली है और 5 वर्ष में आप लगभग 25 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं। कितना? 25 लाख रुपए आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप अभिभावक हैं, आप दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप ये छात्रवृत्ति स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। यह स्कॉलरशिप आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अगर आप अभिभावक हैं या आपने पढ़ाई छोड़ दी है, पढ़ाई को छोड़े काफ़ी लंबा समय आपको हो गया है, तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह जो वीडियो है अगर आपको इससे संबंधित जानकारी होगी तो आप अपने बच्चों के लिए या फिर अड़ोस पड़ोस, मित्र, भाई बंधु, किसी के लिए भी आप यह जो सूचना है उसे दे सकते हैं, इसके बारे में सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि बेरोजगारी की समस्या रहती है और उस समस्या से जूझते हुए बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो सफलता के नज़दीक ही होते हैं, उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त होने वाला ही होता है, वो सफल होने वाले ही होते हैं कि अचानक कोई न कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसकी वजह से उन्हें बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ता है। और अधिकतर जो समस्या रहती है वो अभाव की रहती है और उसमें भी पैसे का अभाव बड़ा महत्व रखता है। तो यह जो छात्रवृत्ति है इसके माध्यम से किसी भी विद्यार्थी को पैसे का अभाव नहीं होगा, वह बड़ी ही आसानी से इसके माध्यम से, छात्रवृत्ति के माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकेगा और अपने सपनों को पूरा कर सकेगा। तो क्या है छात्रवृत्ति? छात्रवृत्ति के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि लगभग कितना, 40,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति, और इसके माध्यम से आप यह 5 वर्ष तक प्राप्त होगी आपको, 5 वर्ष तक, और लगभग 25 लाख रुपए आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। कितने? 25 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं। और मैं यह कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैं यह छात्रवृत्ति प्राप्त कर चुका हूं, मुझे यह छात्रवृत्ति मिल चुकी है, मैंने इस छात्रवृत्ति को प्राप्त किया है। तो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं वह भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए क्या होता है कि आपको कम से कम स्नातक करनी होती है। उसके बाद जैसे ही आप एमए या एमएससी या एमकॉम या अन्य भी पीजी के जो भी सब्जेक्ट है उनमें आपका प्रीवियस ईयर होना चाहिए। आप प्रीवियस में है, आपने उसमें एडमिशन ले रखा है, आप उसमें चल रहे हैं, तो आप इस छात्रवृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह छात्रवृत्ति हमें प्राप्त होती है नेट जेआरएफ के माध्यम से। नेट जेआरएफ के माध्यम से एक परीक्षा होती है नेट, ये सभी लोग जानते होंगे कि नेट नाम की एक परीक्षा होती है, सभी जानते हैं, लगभग नहीं जानते तो अब जान जाएंगे। नेट नाम से एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा में जितने विद्यार्थी बैठते हैं उसमें से जो टॉप रहते हैं वो जेआरएफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो टॉप होते हैं वो जेआरएफ कहलाते हैं। इसका भी एक क्राइटेरिया होता है, उसके अनुसार ऊपर के जो रहते हैं, और इसकी संख्या भी काफ़ी रहती है। एक सब्जेक्ट में लगभग मुझे लग रहा है लगभग 1000-1500 के लगभग ये रहते हैं, हिंदी में लगभग 1500 रहते हैं। जेआरएफ का जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ जिनकी जेआरएफ होती है उनको क्या मिलती है? जूनियर रिसर्च, जेआरएफ तात्पर्य जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अर्थात उन्हें एक छात्रवृत्ति मिलती है। वह छात्रवृत्ति लगभग 40,000 रुपये मासिक होती है। कितनी होती है? 40,000 रुपये मासिक। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है मैं आपको बड़े ही विस्तार से बताने वाला हूं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि छात्रवृत्ति के लिए सबसे पहले तो योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए? आपका
पीजी में प्रवेश होना चाहिए, स्नातकोत्तर में प्रवेश आपका होना चाहिए। आप कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, उसके बाद जो नेट के जो फॉर्म आते हैं, ठीक है, नेट के जो फॉर्म आते हैं वो भरना होता है। नेट का फॉर्म भरना होता है और उसकी तैयारी करनी होती है। नेट का फॉर्म भरना है, उसकी तैयारी करनी है। तैयारी आप क्या पीजी की तैयारी कर रहे हैं, जिस विषय से भी आप पीजी की तैयारी कर रहे हैं उसी विषय से आपने नेट का फॉर्म भरना होता है और फिर मन लगाकर जितनी तैयारी आप अन्य क्षेत्र में करते हैं उतनी तैयारी ही इसकी करनी होती है। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा। अब दो विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी ने क्या किया, स्नातक करने के बाद पीजी में प्रवेश ले लिया। दूसरा विद्यार्थी है, उसने स्नातक करने के बाद या तो बीएड में प्रवेश लिया, ठीक है, या क्या किया, या बीएड में प्रवेश लिया या फिर अन्य प्रतियोगिता की तैयारी में वह लग गया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि वह जेआरएफ प्राप्त कर सकेगा, या उसे यह ध्यान नहीं था कि जेआरएफ नाम से ऐसी कोई स्कॉलरशिप रहती है जिसमें वह आराम से एक सैलरी की तरह पैसा उठा सकता है। अब देखिए यहां क्या हुआ, पीजी के लिए इसको कितने वर्ष लगने वाले हैं, 2 वर्ष लगने वाले हैं, और इसे बीएड के लिए 2 वर्ष लगने वाले हैं। दोनों को 2 वर्ष लगे, लेकिन यहां जो विद्यार्थी है वो 2 वर्ष अगर सच में मन लगाकर तैयारी करता है, सच में मन लगाकर तैयारी करता है, तो इतनी बड़ी तैयारी नहीं है ये, नॉर्मली मन लगाकर अगर तैयारी करता है तो उसका नेट में सिलेक्शन हो जाता है। फिर भी अपने माने कि 2 वर्ष उसने पीजी करने में उसका नेट में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर वह 1 वर्ष और ले लेता है। अब 3 वर्ष में अगर वो वास्तव में, मेरी खुद की जो स्टडी है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से है, जयपुर से, तो वहां मैं विद्यार्थियों को देखता हूं कि विद्यार्थी एमए में प्रवेश लेते ही नेट की परीक्षा में लग जाती है, क्योंकि वहां उनको वो गाइडेंस मिलता है, वहां उनको वैसे विद्यार्थी मिलते हैं जो क्या करते हैं, पहले पीजी में प्रवेश, अन्य कोई किसी तैयारी में नहीं लगते, ना तो किसी कांस्टेबल की, ना एसआई की, ना बीएड की, इन चीज़ों में ज़्यादा समय वेस्ट करने की बजाय वो क्या करते हैं कि सीधा पीजी में प्रवेश लेने के बाद वो जेआरएफ की नेट की तैयारी करते हैं, और जैसे ही जेआरएफ हो जाती है उनको स्कॉलरशिप मिलना प्रारंभ हो जाती है, फिर वो अपने तरीके से अपने सपने पूरे करते हैं। उनके पास 5 वर्ष होते हैं, 5 वर्ष उनके पास पैसा आता है लगातार, और उनमें उन्होंने देखना होता है कि उन्होंने आईएएस की तैयारी करनी है, आरएएस की तैयारी करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या स्कूल व्याख्याता, तो छोटी से छोटी बात है कि वो बड़े ही आसानी से स्कूल व्याख्याता बन जाते हैं। अब देखते हैं प्रतियोगिता, अब 2 वर्ष, उसके बाद अब भर्ती, कब अध्यापक की भर्ती आएगी, कब वो तैयारी करेगा, इसमें कम से कम उसके 3 वर्ष लगते हैं, क्योंकि भर्ती आएगी, उसके फॉर्म भरे जाएंगे, इस तरह से कम 3 वर्ष लग जाते हैं। और यहां वो 3 वर्ष में क्या हुआ, जेआरएफ होगी। अब जेआरएफ होने के बाद हमें क्या करना होता है, जेआरएफ होने के बाद हमें किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में प्रवेश लेना होता है, और यह प्रत्येक वर्ष पीएचडी की सीटें निकलती हैं, और किसी जो कुछ यूनिवर्सिटीज है वहाँ तो इसका एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, और कुछ में साधारणतः जेआरएफ के आधार पर भी ले लिए जाते हैं विद्यार्थी। तो आप उस यूनिवर्सिटी के अनुसार जैसे ही फॉर्म निकलते हैं वहाँ पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं। तो एक तो 3 वर्ष बाद यहाँ क्या शुरू हो जाएगा, एक तो आपकी पीएचडी प्रारंभ हो जाएगी। क्या प्रारंभ हो जाएगी, आपकी पीएचडी प्रारंभ हो जाएगी, और साथ में आपको लगभग 40,000 रुपए मासिक स्कॉलरशिप भी प्रारंभ हो जाएगी। आपकी लगभग 40,000 रुपए मासिक जो है स्कॉलरशिप भी प्रारंभ हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। सिर्फ 3 वर्ष मेहनत करनी है। इस 3 वर्ष में साथ में तो आपको 40,000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति, और साथ में आपको क्या होगा, आपकी पीजी भी क्लियर हो जाएगी। सिर्फ 3 वर्ष मेहनत करनी है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, और यह इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हम मानते हैं। बस आपको मन लगाकर तैयारी करनी है। मैं खुद 9 बार नेट और 6 बार जेआरएफ कर चुका हूं। कितनी बार, 6 बार ये जेआरएफ की क्लियर कर चुका था, और यह स्कॉलरशिप भी मैंने ली है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 40,000 रुपए 3 वर्ष बाद 40,000 रुपए इसको प्राप्त होने लगे। अब इसको कोई चिंता नहीं है। ये जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी हम इसे मान सकते हैं विद्यार्थी ए, विद्यार्थी ए। अब इस ए विद्यार्थी को आने वाले 5 वर्ष तक कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसको हर माह 40,000 रुपए मासिक आने वाले हैं। अगर वह
घर भी पहुंचाना चाहता है, घर में भी पैसे की जरूरत है, घर वाले भी उसे कहते हैं कि हाँ तुझे कोई काम लगना चाहिए, तो नॉर्मली हम कहीं काम लगते हैं तो हमें 10,000 से ज़्यादा कोई नहीं देता है। तो इस 20-40 हज़ार में से वो चाहे तो 10,000 रुपये, 15,000 रुपये खुद मासिक रख सकता है, 20,000 रुपये मासिक रख सकता है। एक विद्यार्थी के लिए काफ़ी होते हैं 20,000 रुपये। मुझे लग रहा है दिल्ली में रहकर तैयारी कर सकता है वो इस 20,000 से, और बाकी 20,000 रुपये वो चाहे तो अपने घर भी खर्चे के लिए भेज सकता है। तो अब वो निश्चिंत है। अब उसके पास कितने हैं? 5 वर्ष है। इन 5 वर्ष में वो चाहे तो IAS की तैयारी करे, चाहे तो वो RS की तैयारी करे, चाहे तो वो RGS की तैयारी करे, और चाहे तो वो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करे। तो स्कूल व्याख्याता जो है, क्योंकि ये सब्जेक्ट मायने रखता है, और जो JRF कर चुका होता है जो विद्यार्थी, उसके लिए सब्जेक्ट बहुत छोटी सी बात हो जाती है। तो वह स्कूल व्याख्याता तो 100% बनता है। इन 5 वर्ष में वह स्कूल व्याख्याता तो 100%, मतलब छोटी से छोटी नौकरी इस तरह से वो कम से कम स्कूल व्याख्याता की लग जाता है। कम से कम स्कूल व्याख्याता की वह नौकरी जरूर ही लगता है किसी भी तरह से आखिर में, ठीक है। और अब इधर क्या है, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे साथ के जो हमारा जो PhD का बैच था उसमें लगभग 100 विद्यार्थी थे, और उसमें कुछ एक ही रहे हैं जो नहीं लगे हैं शायद, और वो अन्य कामों में व्यस्त हो गए। बाकी सभी के सभी ने JRF भी उठाई थी, और सभी बड़े ही आरामदायक तरीके से स्कूल व्याख्याता, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर इस तरह से बनने चुके हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा विद्यार्थी, इस विद्यार्थी को हम विद्यार्थी B मानते हैं। अब ये क्या करेगा? 2 वर्ष की B.Ed की प्रतियोगिता की तैयारी की, 3 वर्ष तक। अब इसने 5 वर्ष लगा दिए। अब ये भर्ती पूरी हो गई तो ठीक है, भी मन लगाकर तैयारी की, भर्ती पूरी हो गई, जैसा माहौल चल रहा है तो यहां चयन हो गया। 5 वर्ष में चलो चयन हो गया इसका। लेकिन कहीं कोई समस्या आई, कहीं कोई मिस्टेक हो गई, तो अब फिर इसको वापस कितने वर्ष लगने वाले हैं? कम से कम 3 वर्ष और लगने वाले हैं। अगर कहीं भी यहां अपने पास चांस है, कहीं मिस्टेक होती है तो और भी समय है हमारे पास, लेकिन यहां कहीं मिस्टेक हो गई और वह विद्यार्थी है जो अभाव में जी रहा है, घर से भी उस पर पूरी तरह से दबाव बन रहा है कि तुम या तो लग जाओ या फिर घर आ जाओ, या तो लग जाओ या फिर घर आ जाओ, घर वाले पैसा भेजना बंद कर रहे हैं या पैसा है नहीं घर वालों के पास, तो विद्यार्थी किस तरह से रहकर तैयारी करेगा, कैसे नोट्स की तैयारी करेगा? और यहां दबाव भी, यहां कोई दबाव नहीं है क्योंकि पैसा आ रहा है, अच्छी तैयारी कर रहा है, अच्छा रूम लिया हुआ है, अच्छा खाना खा रहा है, अच्छी किताबें मिल रही है, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कोई दबाव नहीं है। लेकिन यहां पूरी तरह से दबाव है, मकान किराया देने का दबाव है, किताबों के पैसे देने का, कोचिंग की फीस देने का, आने का, जाने का, घर का, ना जाने कितने सारे दबाव है। तो इस दबाव में सफल होना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहां दबाव नहीं है, तो यहां जीत निश्चित हो जाती है। अब 3 वर्ष और फिर 3 वर्ष लगेंगे, तो इस वक्त तक वह बना रह सकता है या नहीं रह सकता, उसका घर उसको इजाज़त देता है या नहीं देता, उसकी परिस्थितियां उसको इजाज़त देती है या नहीं देती है आगे तैयारी करने की। तो ऐसी स्थिति में ये जो रास्ता है, ये रास्ता बहुत ही शानदार रास्ता है। आप लोगों को यह रास्ता अपनाना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस रास्ते के माध्यम से आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। ये बड़ा ही आसान है। और इन्हीं दिनों आपको बता देता हूं, अभी जो है इसके फॉर्म भी निकले हुए हैं, इसके बारे में भी मैं बता देना चाहता हूं कि 29 दिसंबर से इसके फॉर्म जो है प्रारंभ हो गए थे। नेट के जो फॉर्म है वो कब से प्रारंभ हो रखे हैं? 29 दिसंबर से प्रारंभ हुए थे और 17 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 17 जनवरी 2023 तक। और कब से हुए थे? 29 दिसंबर 2022 से प्रारंभ हुए थे। हाँ, JRF के लिए एक बात और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है आयु। वो क्या है? आयु। आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष तक का जो विद्यार्थी है वो JRF के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा महिलाओं के लिए SC, ST और महिला PH, VH, ये सभी जो हैं, ये सभी, और इसके अलावा OBC भी। ओबीसी में कौन? नॉन क्रीमिलियर। नॉन क्रीमिलियर। ओबीसी में कौन? नॉन क्रीमिलियर। बाकी SC, ST, महिला, इन सब के लिए 35 वर्ष है। कितनी है? 35 वर्ष। और नॉर्मल जनरल के लिए कितनी है? 30 वर्ष है। जनरल के लिए 30 वर्ष आयु, जिसकी आयु 30 वर्ष है वह इस परीक्षा को दे सकता है। इसके अलावा क्या है?
इसमें क्या है कि 30 वर्ष तक। अभी पहले क्या था, थोड़ी सी बढ़ी हुई थी। अभी जो है नोटिस आया है 5 जनवरी को। कब आया था? 5 जनवरी को यूजीसी का नोटिस जारी हुआ है। 5 जनवरी 2023 को क्या नोटिस जारी हुआ है कि जो आयु की गणना है, आयु की गणना कब से की जाएगी? 1 दिसंबर 2022 तक। जो आयु की गणना है वो कब तक की जाएगी? 1 दिसंबर 2022 तक की जाएगी। जो विद्यार्थी 1 दिसंबर 2022 तक आज की स्थिति में 30 वर्ष का नहीं हुआ है, वह इस परीक्षा में बैठ सकता है। अब देखते हैं कि 17 जनवरी तक, तो आज तो अभी काफ़ी टाइम है, 17 जनवरी तक आप चाहें तो इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो फीस है, फीस का क्या रहेगा? फीस का भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। फीस जो है वो क्या रहने वाली है? वो है जनरल के लिए कितनी रहने वाली है? जनरल के लिए जो फीस है वो है 1100 रुपये। जनरल के लिए 1100 रुपये और ओबीसी के लिए 550 रुपये और एससी और एसटी के लिए है यह 275 रुपये। एससी एसटी के लिए कितने हैं? 275 रुपये। जनरल के लिए 1100 रुपये फीस है, ओबीसी के लिए 550 और एससी एसटी के लिए 275 रुपये इसकी फीस है। और इसमें 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर, फर्स्ट और सेकंड। दोनों पेपरों में फर्स्ट पेपर को पास करना जरूरी होता है, तभी दूसरे पेपर की कॉपी चेक होती है। पहले फर्स्ट पेपर को पास करना जरूरी होता है, तभी दूसरे पेपर की क्या होता है? फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। अब इसमें क्या आता है? इसमें भी एक समस्या है। इसमें क्या समस्या है कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें जनरल के लिए 40% है। जनरल के लिए कितना है? 40%। और अन्य के लिए ओबीसी एससी एसटी के लिए कितना है? 35%। अन्य के लिए कितना है? 35% है। ओबीसी एससी एसटी के लिए कितना है? 35%। तो आपको क्या है? ये पासिंग मार्क है। दोनों पेपरों में इतने आने ही चाहिए, वहीं पास होगा। पहले में इतने आएंगे तब दूसरा चेक होगा। 2 पेपर होते हैं। कुल कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर। फर्स्ट पेपर में कितने? 50 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 50 प्रश्न। और दूसरे पेपर में कितने आते हैं? 100 प्रश्न आते हैं। समय कितना होता है? समय रहता है 3 घंटे का समय आपके पास रहता है। प्रथम में 50 प्रश्न और दूसरे में 100 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न जो 2 अंक का रहता है तो 100 अंक और ये भी इंटू 2, ये 200। और कुल जो पेपर है वो 300 अंक का है। 300 अंक का है और 180 मिनट जो है वो आपको मिलते हैं इसको करने के लिए। तो साथियों, इस तरह से आप लोग बड़ी ही आसानी से ये छात्रवृत्ति के बारे में बताया। अभी 17 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके और भी फायदे हैं, क्योंकि नेट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर आप अपने जीवन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका नेट होना अति आवश्यक है। जिनकी नेट है और अन्य जो परीक्षाएं हैं, जैसे आप तृतीय श्रेणी अध्यापक लगना चाहते हैं या फिर वरिष्ठ अध्यापक है या फिर स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं, तो उसके लिए बीएड एसटीसी आदि जो है एक्स्ट्रा कोर्स करने पड़ते हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ सीधे अगर नेट हैं तो आपको बड़ा ही लाभ मिलता है। आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सबसे रास्ता है वो यही है कि आप इस छात्रवृत्ति को प्राप्त कीजिए और इस छात्रवृत्ति के माध्यम से इसी यूनिवर्सिटी में साथ में पीएचडी कीजिए। उसी यूनिवर्सिटी में अच्छे जो शिक्षक है उनका मार्गदर्शन लीजिए और उनके मार्गदर्शन में आप अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और विशेषकर जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह है कि हमारे यहाँ जो चैनल है संकुल मार्गदर्शन, उस पर उसकी हिंदी साहित्य के इतिहास की और काव्य शास्त्र की आदि बहुत सी जो क्लासेज हैं वो उपलब्ध है और आगे भी उसकी बहुत सी क्लासें उपलब्ध होंगी। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत सफलताएं प्राप्त हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।